सभी दर्शकों को राम राम। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ गए हैं बड़े भाई दयानंद पांडे जी लखनऊ से। भाई साहब प्रणाम। खुश रहिए। आज सुबह सुबह आपका एक लेख पढ़ा और वो लेख इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और पूरे देश में पढ़ा जा रहा है। फेसबुक पे, ट्विटर पे काफी लोगों ने, कम हजारों लोगों ने उसे शेयर किया कि कर्ण सिर्फ द्वापर में नहीं होते हैं, प्रतीक यादव जैसे कुछ कलयुग में भी होते हैं। तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप, जो ये प्रतीक यादव की जो मृत्यु हुई और जो संत्रास उन्होंने झेला, अपने पिता की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति छोड़ के 38 वर्ष की आयु में इतनी दुखद मृत्यु हुई, क्या कहेंगे सर आप इस पे? अपना टेक आप बताइए जरा। देखिए, मृत्यु किसी की भी हो दुखद ही होती है, चाहे वो कर्ण की मृत्यु हो, चाहे प्रतीक की मृत्यु हो, चाहे हमारी आपकी हो या किसी भी की हो। मृत्यु तो हमेशा दुख और अवसाद और क्षोभ का विषय है। लेकिन प्रतीक यादव 38 साल की उम्र में जिस तरह से गए हैं वह ज्यादा दुखद है। प्रतीक के साथ सबसे बड़ी समस्या थी कि जब तक मुलायम सिंह रहे तब तक वो निश्चिंत रहे। अब मुलायम सिंह भी शायद मैं गलत कह रहा हूं, साधना गुप्ता जब तक थी तब तक वह निश्चिंत रहे। साधना गुप्ता कवच कुंडल बनकर उनके साथ उपस्थित थी और साधना गुप्ता थी तो साधना गुप्ता मुलायम सिंह में कोई बहुत फर्क नहीं था। देखिए, मुलायम सिंह खराबपति आदमी थे। आज भी लखनऊ में एक विक्रमादित्य मार्ग है 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का, उसके कुछ 2-4 सरकारी बंगलों को छोड़ दिए कि स्कूल को छोड़ दिए तो सारा अगल बगल सब इस पार उस पार मुलायम सिंह यादव और उनके परिवारी जनों के नाम है। प्रतीक यादव की स्वीकार्यता कभी भी सैफई में नहीं हुई। सैफई से उनका विवाह जरूर हो गया, मुलायम की परिवार में चलती थी, जो कह देते थे होता था। सभी जानते थे कि प्रतीक मुलायम के पुत्र नहीं है। ऐसे अनेक मामले मेरे सामने हैं जिन लोगों ने विवाह किसी स्त्री से किया और उस स्त्री के पास पहले से भी बच्चे थे। एक तो लखनऊ में पत्रकार है, उन्होंने भी एक स्त्री से विवाह किया, उस स्त्री के पास भी एक बेटा था। उन्होंने उसका नाम दिया लेकिन उसको प्रचारित नहीं किया। अच्छा, वो संपत्ति वाले नहीं थे, अच्छे खासे खाते पीते पत्रकार है, कोई निर्धन नहीं है। उन्होंने उस बेटे को अपना नाम दिया और बहुत कम लोग जान पाए कि ऐसा कुछ है। लखनऊ में एक और थे, सूचना विभाग में संयुक्त निदेशक थे, राजेश शर्मा उनका नाम था। होशियार बिल्डिंग जो है बनी थी नई नई लखनऊ में, वहां उनको घर मिला था रहने के लिए, सरकार ने आवंटित किया था। हमारे अच्छे मित्रों में से थे। राजेश शर्मा की खासियत ये थी कि पहले पत्रकार रहे थे, कवि भी थे, इलाहाबाद के रहने वाले थे, कुछ दिनों तक गोरखपुर में भी एक अखबार में संपादक रहे थे, बाद में सूचना विभाग की नौकरी में आए। वो बहुगुणा से बहुगुणा उन दिनों मुख्यमंत्री थे, उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। हम लोग तो विद्यार्थी थे। उन्होंने एक बड़ा काम किया था। इलाहाबाद में अपराधी का पुलिस में इनकाउंटर हो गया, मर गया वो। तो जैसे प्रतीक यादव का कल पोस्टमार्टम हुआ, अखिलेश यादव पहुंचे थे, वैसे तमाम भीड़ भी, चूंकि वो नामी बदमाश था इलाहाबाद में, तो भीड़ वहां भी इकट्ठी हुई। राजेश शर्मा भी उस भीड़ में थे, युवा थे। अचानक उस अपराधी की पत्नी आई
और कहने लगी कि अब मेरा क्या होगा, तो चिगाड़ मार के रोने लगी। राजेश शर्मा युवा थे और बड़े आदर्शवादी थे, वो आगे बढ़े, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसने कहा कि हमारी 3 बेटियां भी हैं, 3 की तो याद नहीं आ रहा, 3 बेटियां थी। राजेश शर्मा ने कहा कोई बात नहीं। राजेश शर्मा ने उस महिला से विवाह किया, अपनी कोई संतान नहीं पैदा की और तीनों लड़कियों को अपना नाम दिया। बाद में सूचना विभाग में जब वो नौकरी करने आए तो साथ रखा, उन तीनों बेटियों का विवाह किया, अच्छे से सब कुछ किया, और यह घटना भी उन्होंने कभी प्रचारित नहीं की। उनका कोई, जैसे मुलायम सिंह यादव का साधना गुप्ता से परिचय हुआ, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस तरह का कोई मामला उनके साथ नहीं था, लेकिन उन्होंने जीवन भर निभाया। लेकिन बाद के समय में वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि होशियार से उन्होंने छलांग लगा दी। होशियार में उस वक्त रहते नहीं थे, 1 मिनट जरा सा। होशियार में उन दिनों जब रहते थे तो उसी सामने हमारा दफ्तर था, स्वतंत्र भारत में मैं नौकरी करता था, और अक्सर जब मिलते थे तो बड़े उम्मीदें से रहते थे, कहते थे यार मैं रात भर सो नहीं पाया। हमने पूछा उनसे बार बार कि क्यों, चुप रह जाते। फिर एक बार कहने लगे कि कभी हमारे, अच्छा उन दिनों रात में भी क्या नाम है हम लोग अखबार में रहते थे, उन्होंने कहा कभी आओ हमारे घर। तो मैं एक दिन क्या, उन्होंने कहा देखो 10 बजे बाद ट्रैफिक खुल जाती थी ट्रकों की, दोनों तरफ से ट्रकों का आना जाना हो जाता था। कहते थे कि देखो इसमें इधर से लाइट आती, उधर से आवाज आती, इधर से हाथ बजता, उधर से लाइट आती, मैं सो नहीं पाता हूँ। बहुत जल्दी उन्होंने घर बदल दिया, जाके गोमती नगर में अपना घर बनाया, वहां रहने लगे। ये दफ्तर की परेशानियां थी कि घर की परेशानियां थी कि क्या परेशानियां थी, कोई जान नहीं पाया कि दफ्तर पहुंचे सूचना विभाग को, एक नोट लिखा कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, और अपनी मेज पर रखा। फर्स्ट फ्लोर पे उनका दफ्तर था। आए गाड़ी में, फिर बैठे सरकारी गाड़ी में, होशियार पहुंच गए। और उन लोग मोबाइल का जमाना नहीं था, ये 96-97 की बात है। और वो चले गए। अचानक उनके चपरासी ने देखा कि कुछ लिख के रखा, तो देखा उसने, तो उसने देखा तो आत्महत्या के लिए लिखा है। तो दौड़ के उसने और भी उनके सहयोगियों को बताया, दौड़े लोग, समझ ही नहीं पाए कहाँ है। तब तक वो होशियार जाके 14वीं मंजिल से कूद गए। उन दिनों लखनऊ में उससे ऊंची बिल्डिंग कोई थी नहीं, और नई नई बिल्डिंग। अच्छा, चूंकि ड्राइवर जानता था कि वहां रह चुके, तो समझे किसी से मिलने लगे, वो क्या जानता था कूद जाएंगे। प्रतीक यादव के साथ 2-3 स्थितियां ऐसी आई कि वो आत्महत्या कर सकते थे। वो निजी बातें हैं, मैं उसको यहाँ कहना नहीं चाहता, लेकिन अभी तक की जो स्थितियां हैं उसमें मालूम होता है कि प्रतीक यादव ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या भी नहीं हुई। अभी तक पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट कहती है, अब उससे जो नाखून नीला है, देह नीली है, क्या क्या है, वो सारी बातें डॉक्टरों ने मान लिया है कि जो उनको थक्का जम गया था, ब्लड में मोटा ब्लड हो गया था, ये सब चीजें डॉक्टरों ने कहा कि ये सब होता है, उसमें कोई घाव नहीं है, घाव के निशान है लेकिन उसमें हो जाता है। और थक्का रुकने से, हमारे पड़ोसी थे जो मैं डालीबाग में रहता था, ज्वाइंट डायरेक्टर थे योजना विभाग में, वो तो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, और एक टेम्पो वाले ने मारा, उनके पैर में चोट लग गई मॉर्निंग वॉक में, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ऑपरेशन की तैयारियां हो गई, सब कुछ हो गया। मैं गया भी देखने, तो उनसे पूछा कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं कहीं क्या सुन सकता हूँ। और उन दिनों मैं नौकरी में भी था, फार्म में था, रिपोर्टर था, तो कहने नहीं सब व्यवस्था हो गई है, खुद भी सरकारी अधिकारी थे, सब कुछ हो गया। नहीं, जिस दिन ऑपरेशन होना था उसी दिन सुबह मर गए। पता चला कि नस में कहीं वो क्लॉटिंग हो गई और जाके सांस की नली में फंस गई, और उसमें मर गए। तो ऐसा ही मुझे लगता है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर बता रहे हैं प्रतीक के साथ हुआ। लेकिन प्रतीक के साथ जो दूसरी चीजें हुई वो ज्यादा दुखद है। देखिए, आना जाना, मृत्यु, जीवन, ये सब हमारे आपके हाथ में नहीं है, डॉक्टरों के हाथ में भी नहीं। तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए वाली स्थिति है, उसमें सबका कुछ न कुछ
तय रहता है कि कब जाना है कब आना है। हमारी अम्मा जब वृद्ध हो गई तो बहुत परेशान रहती थी, तो हमारा एक भाई कहता था, अम्मा तो टिकट कटन लाई भाई रिजर्वेशन हो तब जाए कोई। तो अब उनका रिजर्वेशन हो गया था प्रतीक का, लेकिन जो सामाजिक स्थितियां थी वो प्रतीक की बहुत अच्छी नहीं थी। प्रतीक जब युवा, पहले बताऊं आपको कि प्रतीक जब पैदा हुए तो इंदिरा नगर के एक सरकारी घर में रहते थे। मुलायम सिंह यादव ने बताओ पत्रकार साधना गुप्ता को घर दे दिया था। इंदिरा नगर में भूतनाथ के पास एक सरकारी कॉलोनी है छोटी सी, और उसमें सिंगल स्टोरी मकान है, मिनी बंगला जैसा है, उसमें उनको बतौर पत्रकार दे दिया, जबकि साधना गुप्ता कभी पत्रकार नहीं थी, न पहले न बाद में। उनको बतौर पत्रकार दे दिया गया मकान। मुख्यमंत्री के पास वो अधिकार होता है, हमको भी मिला था, दिया था, मुख्यमंत्री नहीं। खैर बहुत लोगों को मिलता जुलता है। इतने नहीं, वो कॉर्नर का मकान दिया साधना गुप्ता को, और उसके बगल वाला मकान जो है उन्होंने खाली छोड़वा दिया, वहाँ कोई रहने नहीं देता था। एक बार साधना गुप्ता होता है ना, महिलाओं में जो मध्यवर्गीय महिलाएं होती हैं, उनकी अपनी एक मोहल्ले वाली अपनी जो सामाजिकता होती है, उसमें उन्होंने एक दिन कीर्तन कर दिया। और कीर्तन में उस कॉलोनी की कुछ स्त्रियों को भी बुला लिया। मुलायम सिंह को जब पता चला तो वो नाराज हुए, उनका वहाँ मिक्सअप नहीं होना है। उसके बाद वो साधना गुप्ता जैसे जेल में चली गई, मतलब फिर घर से निकलती करती बहुत वही मुलायम सिंह आए, या फिर ये बाजार बाजार जाए, फिर मतलब उन्होंने अपने को बिल्कुल कैद करके खुद ही रख लिया। और तब प्रतीक थे उनके पास, प्रतीक बच्चे थे। बहुत बाद में, अच्छा, मालती यादव जो उनकी पत्नी थी मुलायम सिंह, उस रही में थी। चंद्रशेखर के साथ भी इस तरह की परेशानियां थी। चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री हुए थे बाद में, बलिया के रहने वाले थे, उनकी पत्नी भी गांव में ही रहती थी, बलिया का। लेकिन चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने थे तो प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने अपनी पत्नी को दिल्ली बुलाया और साथ रहने लगे, और कहीं भी जाना होता तो भले 4 महीने के प्रधानमंत्री थे, प्रोटोकॉल में पत्नी को साथ रखते थे। उनके भी तमाम सारे स्त्री प्रतंग थे, चंद्रशेखर के भी। मुलायम सिंह के पास तो स्त्री प्रतंग बहुत पहले से थे। मुलायम सिंह के पास तो वो अब कहते हुए अच्छा नहीं लगता, वो होमो भी थे, स्त्रियों के चक्कर में भी थे, बहुत सारी बातें थी। कई पत्रकारों से उनके संबंध थे, मैं पुरुष पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। एक बार तो एक पत्रकार थे, उनका विवाह हुआ, मुलायम की पूरी कैबिनेट उपस्थित हुई विवाह में, और फिर वो हेलीकॉप्टर से गए नैनीताल हनीमून के लिए। अच्छा, राजकीय हेलीकॉप्टर, कोई वैसे तो ले नहीं जा सकता, कोई सरकारी अधिकारी या मंत्री साथ में रहे तब बात होगी। तो एक मंत्री को भी साथ उनको भेजा गया, वो मंत्री भी होमो थे। तो दैनिक जागरण में एक पत्रकार थे, उन्होंने एक ट्वीट लिखा, और लिखा कि उसमें डबल हनीमून बना, वो नाराज भी हुए, बहुत सारी बातें हैं। तो मुलायम सिंह के साथ बहुत सारी कथाएं हैं इधर की उधर की। बाद में मालती यादव का जब निधन हो गया, तब फिर उनके संबंध साधना गुप्ता से और प्रकार हो गए। उन दिनों फिर अमर सिंह उनके जीवन में आ गए। मुलायम सिंह को जब उनको पता लगा तो उन्होंने कहा इससे विवाह कर लिए, नहीं बदनामी बहुत हुई। और धीरे धीरे, अच्छा, बदनामी क्या, लखनऊ में लोग जान ही गए थे कि मुलायम सिंह की कार इंदिरा नगर में आती है तो घंटों घंटों वहाँ क्यों रुकी रहती है मुख्यमंत्री की कार। लाल बत्ती चलती थी तब, लाल बत्ती देखकर खाली मुख्यमंत्री का पूरा काफिला होता था, रुका रहता था। तो चर्चाएं तो शुरू हो गई थी, लेकिन अमर सिंह ने उनको सलाह दी कि विवाह कर लेना चाहिए। फिर उन्होंने चुपचाप विवाह कर लिया। अखिलेश ने उसका बड़ा विरोध किया। अखिलेश तब टीनेजर थे, युवा थे बल्कि। फिर अमर सिंह ने अखिलेश को मैनेज किया और वो ऑस्ट्रेलिया भेज दी। पहले सैनिक स्कूल भेजा, फिर ऑस्ट्रेलिया भेज दिया पढ़ने के लिए। और क्या क्या बहुत सारी बातें हैं, सब पब्लिक डोमेन में है। बाद के दिनों में हुआ कि विवाह होने के बाद भी वो अलग ही रहते थे। लेकिन जब दोबारा प्रधान मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव, तो कालीदास मार्ग में जो मुख्यमंत्री निवास है वहाँ वो पूजा करने जब आए तो साधना गुप्ता भी आई। अब हालांकि साधना यादव हो चुकी थी, साथ में उन्होंने पूजा की, न सिर्फ पूजा की, वहाँ रहने भी लगी। साधना गुप्ता बहुत ज़्यादा अपने को सार्वजनिक रूप से उपस्थित नहीं करती थी। हालांकि उनकी एक चचेरी बहन थी, उनको मुलायम सिंह ने मेयर का टिकट 2-2 बार दिया, और हर बार चुनाव हार गई, बात दूसरी है। दिनेश शर्मा से चुनाव हारती गई, दिनेश शर्मा मेयर बनते रहे। उनकी एक और चचेरी बहन थी, वो PCS अफसर थी, उनको भी हमेशा प्राइज पोस्टिंग वो देते रहे।
तो ये सब बातें तो चलती रही, फिर धीरे धीरे खुलती रही कि आखिर क्या मामला है गुप्ता गुप्ता। लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे क्यों गुप्ता पर इतने कृपालु, किसी भी गुप्ता पे बहुत कृपालु हो जाते थे। एक समय यहाँ एक मुख्यमंत्री हुए थे, वो भी गुप्ता थे, तो बल्कि सचिवालय में कहा जाता था गुप्त काल चल रहा है। उन मुख्यमंत्री का नाम लेना जरूरी न हो तो बात किनारे करें। बहुत सारा आदमी, चरण सिंह के समय भी वो उप मुख्यमंत्री थे, और बाद में कल्याण सिंह को हटा के उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो और बहुत सीधे सरल माने जाते हैं, उन्होंने भी गुप्त काल शुरू कर दिया था। तो साधना गुप्ता ने भी यादव निवास में रहते हुए, मुख्यमंत्री निवास में रहते हुए भी गुप्त काल शुरू कर दिया था। वो पहले की बात है। खैर, बाद में जब युवा हो गए, प्रतीक तो होता है, किसी भी युवा के सपने होते हैं, अपने उसके तमन्नाएं होती हैं। एक पत्रकार हमारे कुलीग रहे हैं अरविंद सिंह बिष्ट, अपर्णा उनकी बेटी हैं, जो नवा टाइम्स में थे, अरविंद टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, दोनों रिपोर्टर थे, साथ साथ काम किया है, बार बार उठना बैठना था, घर आना जाना था। तो बाद में जब प्रतीक से अपर्णा की दोस्ती हुई, अच्छा, जहाँ मुलायम सिंह यादव रहते थे विक्रमादित्य मार्ग पर, बिना मुख्यमंत्री का निवास तो कालीदास मार्ग पर, जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो विक्रमादित्य मार्ग पर रहते थे। विक्रमादित्य मार्ग में गुलिस्ता कॉलोनी में वॉकिंग डिस्टेंस है, तो कहीं किसी पार्टी वार्टी में, कहीं बर्थडे वर्डे में कहीं मुलाकात हो गई, दोनों की दोस्ती हो गई, तो बातें फैलने लगी। अंततः विवाह हो गया सैफई से। अच्छा, अरविंद सिंह बिष्ट के साथ था, वो ठाकुर थे, वो गुप्ता भी थे, यादव भी थे, बहुत सारी बातें थी। तो फिर भी मुलायम सिंह खुद प्रस्ताव लेकर गए तो शादी हो गई। बाद में और भी चीजें होने लगी, लेकिन प्रतीक शायद अपनी सीमाएं समझते थे, वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे। वो जानते थे, हमने उस लेख में भी जिक्र किया कि राजीव गांधी जब राजनीति में अचानक आए और सुप्रीमो बनने लगे, इंदिरा गांधी के समय में संजय गांधी का निधन हो गया था। एक बार तो उनको, हालांकि बनना नहीं था उनको, लेकिन यूपी में वह चर्चा हुई राजीव गांधी मुख्यमंत्री बन जाए, इंदिरा गांधी के रहते हुए। तो उन्होंने शुरू किया कि दिनेश सिंह के पुत्र हैं, डीएनए जांच की जाए, ये है वो है, बहुत सारी बातें हुई। अलग बात, राजीव गांधी को कुंडली में लिखवा कर लाए थे, और वैसे भी प्रधानमंत्री ही बनना था। ठीक वैसे जैसे राहुल गांधी ने भी कहा था ना कि कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस काशीराम को मुख्यमंत्री बना सकती थी। उस मूर्ख राहुल गांधी को नहीं मालूम था, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो काशीराम को प्रस्ताव दिया था राष्ट्रपति बनने का, और यह बात राज्यसभा में काशीराम ने राज्यसभा में कि लोकसभा में खुलेआम अपने भाषण में कही थी कि अटल जी ने मुझे कहा था कि राष्ट्रपति बन जाइए। तो मैंने कहा उस बड़े से घर में जाकर मैं क्या करूँगा, और मुझे अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, मुझे अपने आगे नहीं बढ़ना। और नहीं गए, राष्ट्रपति नहीं बने। उन्होंने कहा कि आपके नाम पे सबकी सम्मति हो जाएगी और आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। सोचिए, एक आदमी को अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे कि राष्ट्रपति बन जाइए, और एक आदमी कह रहा है कि हमको मुख्यमंत्री बना सकते थे। तो राजनीतिक सीमाएं सबकी होती हैं, अपनी सोच दायरा सबका अलग होता है। तो प्रतीक यादव जानते थे, प्रतीक यादव जैसे ऑस्ट्रेलिया से पढ़े थे अखिलेश यादव, अब क्या पढ़े थे वही जानते हैं। लेकिन प्रतीक की भी विलायती पढ़ाई थी, उनको भी मुलायम सिंह ने बाहर ही भेजा था पढ़ने के लिए, जहाँ बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे विवाद थे उनके परिवार में साधना गुप्ता को लेके। तो उन्होंने भी प्रतीक यादव को भेज दिया था बाहर पढ़ने के लिए। 5-6 साल 7 साल वो भी बाहर ही रहे और पढ़ते रहे। अब क्या पढ़ के आया, क्या नहीं पढ़ के आए, तो वही जाने। लेकिन जब राजनीति की बात आई तो कभी उन्होंने राजनीतिक उत्तराधिकार नहीं मांगा प्रतीक यादव ने, और मुलायम ने उसकी चर्चा भी नहीं की। कई बार क्या होता है ना कि आपके भाग्य में जो होता है वही मिलता है आपको लाख। जैसे कर्ण था, एक बहुत अच्छी फिल्म है कलयुग, श्याम बेनेगल उसके डायरेक्टर है। उसमें जो कर्ण का रोल है वो शशि कपूर ही उस फिल्म के प्रोड्यूसर ने। शशि कपूर ने कर्ण की भूमिका इतनी शानदार की है कि पूछे मत। कई बार कर्ण से मोहब्बत हो जाती है, इतनी अच्छी भूमिका की है, और श्याम बेनेगल उसको अच्छा डायरेक्ट किया है। वो भी अपनी सीमाएं जानता है और जानता। अच्छा, कलयुग जो है महाभारत की कथा नहीं है, महाभारत की कथा के पैरेलल एक औद्योगिक घराने की कथा है, और ठीक महाभारत की तरह ही सारे पात्र हैं उसमें। शशि कपूर भी कर्ण की भूमिका में, मतलब सब। मैंने देखी है सर, मेरी फेवरेट फिल्म है, मैंने बहुत बार देखी है। विक्टर बैनर्जी का उसमें रोल मुझे याद है। किसका? विक्टर बैनर्जी बने थे दुर्योधन वाले रोल में, दुर्योधन की भूमिका में। राज बब्बर है उसमें, युधिष्ठिर वाली भूमिका में है।
द्रौपदी की हाँ, भूमिका में रेखा है, वो औद्योगिक रेखा है। घराने के झगड़े हैं, राज परिवार का जी झगड़ा जी। नहीं है। और उसमें बल्कि भीष्म पितामह की भूमिका में एक हंगल है। तो बहुत सारी एक ही बातें एंगल। हैं उसमें। गांधारी की भूमिका में विजया मेहता है, बहुत सारे। तो उसमें वो शशि कपूर मतलब वो जो कर्ण की भूमिका में है, नाम सबके अलग है, कोई कर्ण और दूसरी कुछ नहीं है, लेकिन वो छाया है सब उसकी। एक बार वो एक ही अंकल के पास शशि कपूर वाला चरित्र जाता है, वो कहता है कि मन करता है आत्महत्या करूं। वो एक ही अंकल उसे कहते हैं कि देखो, आत्महत्या करने के 100 बहाने हैं, तो 200 रास्ते जिंदगी जीने के लिए, तुम जियो। और फिर वो तय करता है कि नहीं, आत्महत्या नहीं करूंगा, निकलता है, लेकिन आता है फिर रास्ते में वो मार दिया जाता है। मतलब वो उसको अर्जुन जो उसमें अनंत नाग उसमें अर्जुन की भूमिका में है, याद होगा। तो बहुत शानदार फिल्म। तो उसमें बार बार मुझे, जब मैं प्रतीक यादव को देखता था, तो मुझे वो शशि कपूर की भूमिका याद आती थी। और मैं अगर डायरेक्टर होता फिल्म का, सैम मेरगर की जगह होता, तो मैं एक और कलयुग बनाता, जिसमें मुलायम के परिवार की वो फिल्म बनाता। और लेकिन मैं फिल्म का डायरेक्टर उस समय याद था कि मैं फिल्मों में जाना चाहता था, लेकिन मुझे बार बार वो शशि कपूर वाली भूमिका याद आती थी, कर्ण की भूमिका याद आती थी। इसीलिए मैंने कल लिखा था कि कर्ण द्वापर में भी थे, कलयुग में भी। लेकिन कभी उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान नहीं मांगी, कभी कुछ और पारिवारिक विरासत में भी कभी कुछ नहीं मांगा। मुलायम की ने स्वेच्छा से जो दे दिया वो दे दिया। कह रहा हूँ, सैफई में उनकी स्वीकार्यता नहीं थी। अभी जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, तो उनकी सीट से डिम्पल यादव चुनाव लड़ी, जो उपचुनाव हुआ। तो उसमें डिम्पल यादव को जब प्रत्याशी बनाया गया, तो रामगोपाल यादव ने वहाँ एक प्रेस से बातचीत में कहा कि डिम्पल यादव होंगे। फिर उन दोनों शिवपाल अखिलेश से अलग हो चुके थे। तो रामगोपाल से पूछा गया कि तो शिवपाल का गढ़ है और शिवपाल उसका विरोध करेंगे। तो रामगोपाल ने बहुत हंसते हुए प्यार से कहा कि शिवपाल जी की ही प्रस्ताव पर डिम्पल जी चुनाव लड़े, उन्हीं की राय थी कि डिम्पल यहाँ से चुनाव लड़े। फिर पत्रकारों ने पूछा उनसे कि अपर्णा यादव के बारे में क्या राय, उनको क्यों नहीं चुनाव लड़ा सकते हैं। तो रामगोपाल ने बहुत शातिरपने से जवाब दिया कि अपर्णा यादव हमारे परिवार की नहीं है। और बात वही। अब फिर प्रेस ने कुछ और पूछना चाहा, उन्होंने बात नहीं की और आगे निकले। मतलब बहुत तलखी के साथ कहा था, अपर्णा यादव हमारे परिवार की नहीं है। तो जाहिर है प्रतीक यादव को भी अपने परिवार का। और मुलायम सिंह के जाने के बाद फिर अपर्णा गई तो थी मुलायम सिंह की समाधि उमाधि पे फूल चढ़ाने लोग गए, लेकिन वो एका नहीं दिखा कभी दोनों परिवारों में। बल्कि बीच में जब प्रतीक यादव ने एक बार सोशल मीडिया पे लिखा कि मैं अपर्णा से तलाक चाहता हूँ, मैं आज ही जा गया हूँ अपर्णा से, अपर्णा की महत्वाकांक्षाओं से, तो फिर जाहिर अपर्णा के मायके वालों ने फिर उसमें बीच बचाव किया। उसमें क्रेडिट अखिलेश ने भी ली कि सीधे नहीं दी, नहीं प्रेस के मार्फत चलवाया कि हमने समझाया है, ये है वो। खैर अच्छा, उस वक्त प्रतीक कहीं बाहर थे, विदेश में थे, देश में नहीं थे। उस वक्त उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा था। खैर बात खत्म हो गई। और अभी ज़्यादा नहीं, कुछ महीने के अंदर की बात है, 3-4 महीने के अंदर की बात है, बात खत्म हो गई। बहुत अच्छी बात थी। लेकिन देखिए क्या है ना कि प्रतीक का बचपन बहुत ही भले समृद्धि में, ऐश्वर्य में गुजरा, लेकिन एक जो आत्मीयता होती है परिवार की, समाज की, वह उनको नहीं मिली। न गुप्ता परिवार से मिली, न यादव परिवार से मिली, और न कहीं और। बहुत ज़्यादा वो थे नहीं, इंट्रोवर्ट आदमी थे, बहुत ज़्यादा उनका सार्वजनिक जीवन था नहीं। वो तो पैसे में ही, पैसा था, रियल एस्टेट का कारोबार था, उनकी लैम्बोर्गिनी कार थी, जिम था, उसी में रहते थे, उसी में मस्त रहते थे। अब कोई कहता है कि ये ड्रग लेते थे, वो लेते थे, क्या नहीं कहते थे, क्या नहीं, वो सब मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन होता है कि जब पैसा आपके पास आता है तो 50 ठो ऐप भी आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके डिटेल में मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन प्रतीक के साथ जिस तरह से सैफई परिवार, मैं मुलायम परिवार नहीं, सैफई परिवार बार बार कह रहा हूँ, जिस तरह से किया, खासकर रामगोपाल यादव और उनके गैंग ने। देखिए, जब अखिलेश ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया था, जनेश्वर मिश्र पार्क में एक सम्मेलन किया, और उस सम्मेलन में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और मुलायम सिंह को किनारे किया। वो रामगोपाल यादव की सारी चीजें थी। और शिवपाल, उस वक्त शिवपाल और अमर सिंह मुलायम सिंह के साथ थे। तो बाद में प्रेस से उन्होंने कहा था मुलायम सिंह ने कि ये सब शिवपाल का किया धरा, और शिवपाल ने तो अखिलेश यादव का राजनीतिक जीवन चौपट कर दिया, खा लिया राजनीतिक जीवन, अखिलेश का राजनीतिक जीवन समाप्त हो।
और सचमुच समाप्त हो गया। उसके बाद चुनाव में बुरी तरह पराजित हुए अखिलेश यादव। बाद में अभी जो लोकसभा चुनाव में 24 के अखिलेश को जो बढ़त मिली है, उसके लिए अखिलेश जिम्मेदार नहीं है, अखिलेश की मेहनत नहीं है। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मूर्खता का परिणाम है जो अखिलेश को यहाँ यूपी में सीटें मिल गई। हुआ यह था कि अच्छा, लेकिन अखिलेश ने उसको अपनी मेहनत मान लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश बिल्कुल दलदल में खड़े हैं, राजनीतिक दलदल में खड़े हैं। उस बात को समझना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों। जैसे राहुल गांधी राजनीतिक दलदल में खड़े हैं, वैसे ही अखिलेश यादव भी खड़े, और पूरा इंडिया गठबंधन दलदल में खड़ा दिखाई देता है। हुआ यह था कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा था कि हम मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे। अमित शाह ने भी कहा था मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे। उसी दोनों भाषणों को लेकर कांग्रेस ने एक वीडियो बनाया 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में, और उसमें मुस्लिम शब्द एडिट कर दिया और कहा कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। दोनों का बहुत जोरदारी से दोनों कह रहे थे आरक्षण समाप्त कर दो, उसको करके और फिर संविधान समाप्त कर देंगे। कांग्रेस ने इस पर वीडियो बनाया और उसको चलाया। अमित शाह ने उसको लेके दिल्ली में FIR लिखवाई। कुछ गिरफ्तारियां हुई कांग्रेस के लोगों की। इवन आपको याद होगा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को भी दिल्ली पुलिस ने बुलाया था, लेकिन नहीं आया। अमित शाह ने एक मूर्खता ये की, बहुत बड़े चाणक्य हैं, कि गिरफ्तारियां करके और वो वीडियो बंद करा के उन्होंने समझा कि किला फतह कर लिया। यूट्यूब से उसको नहीं हटाया। अखिलेश के रणनीतिकारों ने उस वीडियो को यूट्यूब से उठाकर, सबके पास गांव-गांव में अभी स्मार्टफोन है, गांव-गांव में चलवा दिया। और उसका नतीजा यह था कि टोटल OBC वोट अखिलेश के पक्ष में चला गया। और ये लोग राम मंदिर के नशे में थे कि राम मंदिर बन गया है, सब कुछ हो गया, अब क्या होना है। इनके लोग जाहिर है गाँव में नहीं थे, शहरों में नहीं थे, OBC क्लासेज और वीकर क्लासेज में नहीं थे, जो जहाँ आरक्षण समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त करके वीडियो चला। इनकी LIU भी इनको रिपोर्ट नहीं दे पाई और अंततः राम मंदिर के नशे में ये पराजित हो गए। और वो आरक्षण ने राम मंदिर के नशे को ध्वस्त कर दिया, चित्त कर दिया। जो कहते हैं, आप जानते हैं मुलायम सिंह यादव पहलवान थे, और एक समय था कि मुलायम सिंह यादव की स्थिति ये थी कि कभी भी किसी भी से लड़ने को तैयार हो जाते थे, कुश्ती लड़ने को। एक उदय प्रताप सिंह जी है, उदय प्रताप सिंह यादव पूरा नाम है, यादव लिखते नहीं हैं। उन्होंने उनको पढ़ाया भी है, बहुत अच्छे कवि भी मुलायम सिंह को पढ़ाया, और मुलायम सिंह के साथ फिर सहकर्मी भी रहे, दोनों रहे, उनके विद्यार्थी भी रहे, सहकर्मी भी रहे। तो एक किस्सा बताते थे कि मुलायम सिंह यादव जब मंत्री बने पहली बार, सहकारिता मंत्री, तो ये MP थे, क्या नाम है, उदय प्रताप सिंह। ये दोनों लोग एक साथ ही विधानसभा में घुस रहे थे। तो एक वहाँ सिक्योरिटी गार्ड था। तब सिक्योरिटी एजेंसियों, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां नहीं थी, तब वो सचमुच के यूपी सरकार के गार्ड वार्ड होते थे, विधानसभा में भी, सचिवालय में भी, हर जगह। ये गार्ड ने को भी इन्होंने पढ़ाया था, उदय प्रताप सिंह ने। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड था जो सचिवालय विधानसभा में। एक दिन उसने रोका इनको, उदय प्रताप सिंह को, कि गुरुजी 1 मिनट सुनिए। तो पढ़ाया था उसको भी, तो गुरुजी से कहा कि बुलाया, उन्होंने बताओ, उन्होंने इनको समझा दीजिए मंत्री जी को कि हमको बार बार चुनौती न दिया करें, लड़ोगे। वो ताल ठोंकते थे, ताल कहते थे आओ लड़ोगे, आओ लड़ोगे। उनका इनकी प्रैक्टिस तो छूट गई, हम तो आज भी लड़ते हैं, इनको किसी दिन उठा के यहीं पटक देंगे। ऐसे कहा उनका, गुरु जी को समझा दिए, बार बार हमको चुनौती मत दिया करें लड़ने के लिए। तो उदय प्रताप सिंह ने मुलायम सिंह को समझाया कि हाँ, मतलब चुनौती दिया करो, ये तुम्हारा काम है, मंत्री हो गए वैसे हो। बाद में जब मुख्यमंत्री हुए मुलायम सिंह यादव, तब भी वो बार बार सबको चुनौती देते रहते कि लड़ोगे लड़ोगे और लड़ो। एक कमलेश पाठक थे, वो भी इटावा के थे, उन दोनों MLC थे, क्या थे याद नहीं है, MLC थे कि MLA थे याद नहीं है। तो मुख्यमंत्री हो गए थे दिन, उन्होंने, वो गए थे कमलेश पाठक मिलने उनसे, मुलायम सिंह से। तो वहाँ भी उनको चुनौती, लड़ोगे लड़ोगे। और मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में, मैं भी था इत्तेफाक से उस वक्त, मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में गद्दे बिछे और गद्दे पे कुश्ती हो, कमलेश पाठक पटका गए। जबकि कुश्ती से लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव पटका सकते हैं, लेकिन कमलेश पाठक पटका गए मुलायम सिंह यादव से। मुलायम सिंह यादव बहुत खुश हो गए और फिर बाद में कमलेश पाठक को किसी कॉर्पोरेशन का चेयरमैन उन्होंने बना दिया। उनका ईगो एक तरह से सचिव हो गया कि मैं अभी भी पहलवान हूँ। अच्छा, मुलायम सिंह यादव के साथ पहलवानी का चस्का ऐसा था कि उदय प्रताप सिंह वो किस्सा भी बताते थे अभी भी जीवित हो, लखनऊ में ही रहते हैं। वो पहले CPM से वो क्या नाम है MP हुआ करते थे, बाद में समाजवादी पार्टी में आ गए।
तो बताते थे कि मुलायम सिंह यादव जब पढ़ रहे थे मैनपुरी में, तो उस वक्त भी ये यूपी बोर्ड का इम्तहान था, लेकिन ये कोई कुश्ती का वो था, क्या नाम है, शिलांग में होना थी, कोई कुश्ती होनी थी, चैंपियनशिप की कोई प्रतियोगिता थी। तो मुलायम सिंह इम्तहान छोड़ के वहाँ जा रहे थे, मार्च अप्रैल का कुछ महीना था उन्होंने कहा। तो उधर प्रताप सिंह ने कहा भाई देखो, पहलवानी तो कभी भी कर सकते हो, ये इम्तहान छूट जाएगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो पहलवान मुझे करोगे क्या? पढ़ना जरूरी है, पहलवानी भी जरूरी है, पहले पढ़ाई है। और मुलायम सिंह ने उनकी बात को मान लिया था, वो नहीं कहते। तो मुलायम सिंह में लड़ने की, कुश्ती लड़ने की, वो कहते थे धोबी पाठ, ये पाठ वो पाठ करते रहते थे। खिलाड़ी अखिलेश यादव भी हैं, वो फुटबॉल के खिलाड़ी, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, तो वो भी क्रिकेट मैच IAS ओवर से चीफ मिनिस्टर होता था, तो अक्सर चीफ मिनिस्टर को लोग कोशिश करते थे कि अधिक से अधिक रन बनाए, अब कोई किसी तरह आउट ना हो। एक आध IAS अफसर जो थे रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले थे, एक आध बार कैच ले लिया या विकेट ले लिया तो बहुत परेशान हो जाते थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन अखिलेश यादव जनरली नॉट आउट ही रहते थे, एक आध बार हुआ कि नहीं हुए, आउट हो गए, तो IAS अफसर बहुत परेशान हो जाता था, और जो IAS अफसर उनको आउट नहीं करता था उसको अच्छी प्राइज पोस्टिंग मिल जाती थी। ये ईगो प्रॉब्लम जो होती मुलायम में भी थी, अखिलेश में भी थी, प्रतीक यादव में भी थी। प्रतीक यादव की सामाजिकता और राजनीतिकता भले नहीं थी, लेकिन एक मुख्यमंत्री की पत्नी के वो बेटे हैं, इतना तो था ही। और वो ईगो प्रॉब्लम किसी भी के साथ हो, उतना पैसा आ जाना। अब सोचिए क्या है, लंबोर्गिनी क्या कार है, फरारी कार थी पहले उनके पास। फरारी कार एक समय 2 ही लोगों के पास थी लखनऊ में, एक सुब्रत राय के पास और एक क्या नाम है प्रतीक यादव के पास। और फरारी कार सर लैम्बोर्गिनी, फरारी नहीं, लैम्बोर्गिनी है वो उनकी। हाँ लंबोर्गिनी, ठीक भूल गया मैं। जी। तो लंबोर्गिनी कार 2 ही लोगों के पास थी, एक सुब्रत राय के पास, 5 करोड़ की कार थी उस वक्त, और दोनों का बहुत ही दुखद अंत हुआ, ये अच्छी बात नहीं थी। और वो एक जो ईगो होता है ना, आप कर्ण के पास भी क्या कम ईगो था। कर्ण सोचिए कि वो बनना चाहता था अर्जुन की तरह धनुर्धर, और हर चीज में वो पारंगत हो लेना चाहता था, उसको बहुत लोग दानी कहते हैं। परशुराम का एक किस्सा है, अगर आप सुनना चाहें सुनाए। कर्ण को द्रोणाचार्य धनुष बाण सिखाने से मना कर दिया था, एकलव्य को भी मना कर दिया था, एकलव्य ने तो अंगूठा दिया जो भी था। कर्ण फिर गए परशुराम के पास, और परशुराम के साथ था कि वो प्रसिद्ध था कि वो क्षत्रिय विरोधी है, क्षत्रिय को नहीं सिखाएंगे। तो इसने बता दिया कि नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, और कर्ण ने सीखा। एक दिन क्या हुआ कि कर्ण ने बड़ी सेवा की थी परशुराम की, और बड़े प्रसन्न थे परशुराम को, सारी विद्या सिखा उखा दी थी। एक दिन क्या हुआ कि धनुष बाण सिखाते सिखाते बहुत दूर निकल गए, कहीं जंगल में चले गए। परशुराम वृद्ध थे, थक गए, तो क्या नाम है, कर्ण के जंघों पर अपना सर रखकर सो गए। अचानक उठे तो देखा कि खून ही खून है चारों तरफ। तो फिर उठे तो देखा उनका कैसे खून है, अब देखा कि उन्होंने तो इसको सांप ने काट दिया है, और फिर भी ये हिला नहीं है, बोला नहीं है। उन्होंने पूछा कि तुमने बताया कि उनका नहीं, आपकी नींद टूट जाती अगर मैं हिल जाता तो। तब परशुराम चिंतित हुए, उन्होंने कहा कि देखो ये इतना धैर्य तो, इतना साहस तो सिर्फ क्षत्रिय में होता है, तुम हो कौन? ब्राह्मण तो नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण होते तो सांप ने जो काटा तो चिल्ला पड़ते हो, बता देते। कर्ण ने स्वीकार किया कि हाँ मैं क्षत्रिय ही हूँ। हालांकि उसको बड़ा बताया गया सूत पुत्र ऐसा कुछ नहीं है, सब आरक्षण वालों का सब अपना जुगाड़ होता है एकलव्य कर्ण को सूत पुत्र करने का। तो परशुराम ने कहा चलो तुमको सिखा तो मैंने सब कुछ दिया है, लेकिन अब एक श्राप भी देता हूँ कि जब तुम्हें बहुत सारे मंत्र थे, बहुत सारी विद्या थी, सब उन्होंने कहा कि जब तुमको जरूरत पड़ेगी तो तुम सब भूल जाओगे। दुर्भाग्य से प्रतीक के साथ भी हुआ कि मुलायम सिंह ने पैसा तो नंबर 2 का दे दिया, बाराबंकी में बड़ा सा फार्म हाउस दे दिया। विक्रमादित्य भले सैफई में स्वीकार्यता नहीं दिलाई, नहीं विक्रमादित्य मार्ग पर एक बड़ा सा बंगला दे दिया क्या नाम है प्रतीक को, और सब कुछ दे दिया, पैसे वैसे भी दे दिए। लेकिन वो जो होता ना आत्मबल और स्वाभिमान, वो नहीं दे पाए। कहने में दुख होता है, अपर्णा यादव जो है, अपर्णा व्यस्त होती थी,
वो भातखंडे से संगीत की पढ़ाई डिग्री ली हुई है और अच्छा गाती भी है, मैंने उनको गाते हुए सुना है। वह भी प्रतीक यादव के इस मन के संगीत को नहीं समझ पाई। वो नहीं चाहता कि राजनीति में कोई न जाए, राजनीति में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। अपर्णा को चुपचाप दाम्पत्य स्वीकार कर लेना चाहिए था। उनको राजनीति में अपर्णा से भी वो बहुत परेशान थे, ईगो उनका बहुत परेशान था। जो होता है ना, एक आदमी का स्वाभिमान होता है, बार बार आहत होता है। स्त्रियां तो संभाल लेती हैं, पुरुष अपने पुरुष ईगो में ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और मैं पाता हूं कि हत्या या आत्महत्या तो नहीं है, लेकिन डिप्रेशन ही उनकी मृत्यु का मुख्य कारण है, प्रतीक यादव को। और कल देखिए अखिलेश यादव ने जिस तरह से बात की है कि कानून और परिवार जो कहेगा वही किया जाएगा। वो कहते हैं कि परिवार ने जो किया है, जो कहेगा वो किया जाएगा। तो समझ, कानून क्या कहेगा भाई आपको? कानून तो अपने ढंग से काम करता है। अगर प्रतीक यादव की हत्या किसी ने की होती तो आपको क्या लगता है वो अपर्णा ही क्यों ना होती, योगी छोड़ देते, सवाल ही नहीं खड़ा होता। तो अच्छा, वो एक सांस में दोनों बातें कहेंगे, कानून और परिवार जो कहेगा करेंगे। क्या परिवार की आदमी नहीं है क्या? आपका सौतेला ही भाई सही, कर्णधारी ही सही, क्या वो आपका भाई नहीं था? पारिवारिक तो था। आपके पिता ने अगर संरक्षण दे रखा था, आपकी सौतेली माँ का बेटा था तो था। दूसरे, उन्होंने कहा कि वो कारोबार में उनको घाटा हो गया था। यह समय कारोबार में घाटा बताने का तो नहीं था। रियल एस्टेट में उनके कुछ सर, पैसे, यही सबसे रहस्यमय बात मुझे पूरे प्रकरण में लगी कि ऐसा कौन सा कारोबारी घाटा था और अखिलेश ने उसका जिक्र इस तरीके से ओपनली किया क्यों? ये बताए सुपर ट्रैक का जो ये ओपनली जिक्र नहीं किया, अपमानित किया है प्रतीक और अपर्णा को। ये जिक्र नहीं किया, ये साजिश है। अच्छा, इतना सा वो कह के रुके। उसके बाद रविदास मेहरोत्रा, उनके जो सपा के विधायक है, वो क्या कह रहे हैं? वो तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। ये हुआ, वो हुआ, नीला पड़ गया, पीला पड़ गया, ये सब क्या है? और तो और लोग जनरली शोक में फोर्स के लोग भी कैप उतार देते हैं। आज मैंने देखा कि शोक में भी लाल टोपी वाले सब, ये धर्मेंद्र यादव तो सब लाल टोपी लगा के पहुंचे थे। कल पोस्टमार्टम हाउस अखिलेश भी लाल टोपी लगा कर पहुंचे थे। आपका लाल टोपी लगा के वहां पहुंचना आवश्यक था? शोक में थे भाई, आप किसी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं थे। लाइन से लाल टोपी दिखना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे आरएसएस के लोग मान लीजिए कहीं विपदा में या कहीं और वो जाते थे मदद करने, तो आरएसएस के गणवेश में जाते थे, उनका ड्रेस पहन के जाते थे। वो कोई जरूर, अच्छा, कोई हर आदमी गणवेश पहन के जाए कोई जरूरी नहीं, ड्रेस में जाए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब कहीं मिलिट्री का या कोई पुलिस का या कोई और सुरक्षा बल का कोई होता तो लोग हैट या कैप उतार देते हैं और शोक में तब शामिल होते हैं। यहाँ तो लाल टोपी सबसे ज्यादा जरूरी है। ये क्या है? आप क्या क्या, अभी एक जगह मैंने देखा, किसी ने लिखा कि जिस अपर्णा ने 1 महीने पहले कोई वो जलाया था ना सपा का झंडा उंडा, तो लिखा उसमें मुलायम का भी फोटो था। झूठ बोल रहा हुआ आदमी, मुलायम की फोटो सपा के झंडे में कहाँ होती है? हाँ, ये लाल टोपी इतना नहीं, मैंने देखा कि योगी कई बार मुलायम सिंह यादव का बीमार जब पड़ते थे, हालचाल लेने जाते थे, तो मुलायम सिंह बीमार है और लाल टोपी लगा के मिलते थे उनसे। ये क्या है? शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव भी बगल में लाल टोपी लगा के बैठ जाते हैं। तो पार्टी का प्रचार इतना महत्वपूर्ण, आप बीमार है फिर भी लाल टोपी आपके लिए आवश्यक है। अच्छा, कोई मर गया है, उसकी शव यात्रा में भी लाल टोपी आवश्यक है। ये क्या है? अब कोई मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, वहाँ शव यात्रा में क्या चंदन का टीका उका लगा के मिर्जी पहन के पहुंचेगा? यह होगा क्या? ऐसा होता है क्या? हाँ, कोई सन्यासी है, जैसे आप हैं, मान लीजिए सन्यासी हैं, आप गिरुआ बस में पहुंचे, समझ में आता, आप हरदम गिरुआ पहनते हैं। या जैसे रामदेव हैं, वो भी गिरुआ में पहुंच जाते हैं, ठीक है, आपका ड्रेस ही हुआ, योगी है गिरुआ पहनते हैं, वो तो उसी में जाएंगे। लेकिन लाल टोपी तो आप उतार सकते थे भाई, वहां लाल टोपी लगा के जाने की क्या जरूरत थी? सबको लाइन से लाल टोपी लाल टोपी लाल टोपी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब पारिवारिक शोक अगर आपका होता तो आप यह काम ना करते। आप तो राजनीतिक शोक मना रहे हैं और एक राजनीतिक मैसेज देना चाहते हैं, ये है वो। और जिस तरह से सपा के लोगों ने, यादव ब्रिगेड ने जिस तरह से अपर्णा बिष्ट के बारे में अनर्गल सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया, जिस तरह से उनको हत्यारा बताना शुरू किया, बहुत ही दुखद है।
भाई देखिए क्या है ना कि प्रतीक का मरना अपर्णा का भी मर जाना है। भाई किसी भी स्त्री का विधवा हो जाना उससे बड़ा कष्ट तो कुछ होता नहीं है ना। जैसे किसी पुरुष के लिए अगर उसका पुत्र सामने मर जाए तो उससे बड़ा क्या होता है अगर पुत्र का की लाश उसके कंधे पर हो, और किसी स्त्री के लिए विधवा होने से बड़ा कष्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता। आपको बताऊं एक किस्सा मुझे याद आता है, मैं किस्सों में बात बहुत करता हूँ कि एक बार राजा भोज के यहाँ एक ज्योतिषी पहुंचा, एक बड़ा ज्योतिषी था, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उसने राजा भोज की हस्तरेखाएं देखी और कहा कि तुम बहुत अभागे आदमी हो। तो राजा भोज चौंके, उनका क्या हुआ? उन्होंने कहा कि तुम इतने अभागे हो कि तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, तुम्हारा बेटा मर जाएगा, तुम्हारी बेटी मर जाएगी और तुम ऐसे ही रह जाओ। और इस तरह से उसने कहा कि राजा भोज बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपने गार्ड को बुलाया और दरबान जो कहते थे, अंगरक्षक जो भी थे, उनको बुलाया। उन्होंने कहा इसको ले जाओ और जेल में ठूस दो। कालिदास उस राजा भोज के दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मत कीजिए। राजा भोज से उन्होंने अनुरोध किया कि ऐसा मत कीजिए, इसको पुरस्कार दीजिए और सम्मान सहित विदा कीजिए। लेकिन राजा भोज की नाराजगी खत्म नहीं हो रही थी। तो कालिदास ने कहा कि अच्छा लाइए मैं आपका हाथ देखता हूं। कालिदास ने राजा भोज का हाथ देखा। कालिदास ज्योतिषी भी बहुत अच्छे थे, ब्राह्मण थे। तो देखा, उन्होंने कहा कि राजन आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, भगवान ने आपको बहुत लंबी उम्र दी है, आप 100 साल से भी अधिक जिएंगे, इतना ज्यादा जिएंगे कि आपकी पत्नी आपके सामने विदा हो जाएगी, आपका बेटा आपकी बेटी सब चले जाएंगे, आपकी उम्र लेकिन बड़ी रहेगी, बहुत भाग्यशाली आप हैं। सोचिए वह ज्योतिषी और वो कालिदास दोनों बात एक ही कह रहे थे, लेकिन दोनों के कहने का तरीका बिल्कुल अलग था। राजा भोज की समझ में आ गया, कालिदास की बात को उन्होंने माना, उस ज्योतिषी को भी पुरस्कार देकर ही सम्मान सहित विदा किया। तो अखिलेश यादव भी आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप सांसद हैं और इस वक्त एक अच्छी संख्या आपके पास लोकसभा में, एक राजनीतिक ताकत है आप, लेकिन जरूरी है कि हर जगह आप लाल टोपी लगा के ही खड़े हो? पोस्टमार्टम हाउस में भी जाना, दुर्भाग्य से पोस्टमार्टम हाउस में हमारा भी जाना कभी कभार हुआ है, वहाँ ऐसी स्थिति होती है, ऐसा माहौल होता है ना। बल्कि मेरा एक उपन्यास है वे जो हारे हुए, उसमें मैंने पोस्टमार्टम हाउस में क्या क्या मुश्किलें होती हैं, क्या मतलब आप वहाँ कपड़े भूल जाते हैं, अपने तन मन शुद्ध भूल जाते हैं। बल्कि श्मशान घाट पर उस तरह से नहीं परेशान हो सकते जितना पोस्टमार्टम हाउस में होते हैं। एक बार तो मैं गलती से घुस गया, वहाँ इतनी लाशें पड़ी थी, इतनी तरह से फेंकी हुई थी, मतलब जैसे कूड़ा फेंका हो, इधर लेटा उधर लेटा और नंग धड़ंग पड़ी हुई। मैं कई रात सो नहीं पाया। पोस्टमार्टम हाउस बहुत ही मतलब विचित्र स्थिति, खासकर लखनऊ का जो KGMC का पोस्टमार्टम हाउस है, बड़ा है और सब कुछ है, और वहाँ कदम कदम पर पैसा और कदम कदम, वो जो पोस्टमार्टम जो करते हैं, जो चीखते हैं, वो सब जमादार टाइप के लोग होते हैं, वो सब बिना शराब पिए कोई काम ही नहीं करते, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते, चाहे कोई हो। तो पोस्टमार्टम हाउस मतलब श्मशान घाट से ज्यादा मतलब तकलीफदेह स्थिति है पोस्टमार्टम हाउस। और वहाँ भी आप लाल टोपी लगाना नहीं भूल रहे। आप कोई मर जाएगा तो आप जाएंगे कि वहाँ लाल टोपी लगाना याद रखेंगे, रिवॉल्वर लेना याद रखेंगे? होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन अब आपके दिमाग में अगर राजनीति है, आपके दिमाग में अगर कुंठा है, आपके दिमाग में अगर ईर्ष्या है, ठीक है। देखिए अखिलेश यादव एक स्थिति में आप देखिए, आप अगर अपनी माँ को लेकर वो खड़े हैं, और माँ के साथ मुलायम सिंह ने जो गलतियां की, माँ को मैं अखिलेश के साथ खड़ा होना चाहूंगा। भाई एक पत्नी के जीवित रहते एक सौत को आप रखेंगे तो कोई भी पुत्र नाराज होगा, लेकिन लोक मर्यादा भी कुछ होती है ना। फिल्म कलयुग याद आती है। जब होता क्या है कि श्याम बेनेगल की फिल्म में जब ये लोग शशि कपूर वाले पात्र को मारना चाहते हैं, तो अंत में जब वो गांधारी वाली, गांधारी का नाम जो कुंती वाला रोल कर रही है, वो सभी पुत्रों को बैठाती हैं साथ में और बताती हैं कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उसकी रक्षा करो। ये लोग प्लानिंग किए हुए कि कर्ण को कैसे मारा जाए। वो जान जाती है तो बैठाती है सबको, बताती है कि नहीं तुम्हारा सबसे बड़ा भाई है। उसमें जो अर्जुन की भूमिका में अनंत नाग है ना, बिल्कुल चढ़ बैठता है अपनी माँ पर और बिल्कुल चिल्लाता है कुलटा कहीं की। ये तो करके याद होगा आपको दृश्य, बहुत मुझे वो दृश्य याद है। अनंतनाग चिल्लाते हैं कुलटा, हाँ, उल्टा कहीं कि मारने दौड़ लेता हो अपनी माँ को।
तो वो राजबब्बर वाला जो दूसरे का रोल वो रोकता है कि मेरे को। तो ये स्थितियां तो आती है, आ सकती है, आनी चाहिए, लेकिन अब ये किसी के शोक में भी आप वही करें, ये ठीक नहीं है। लाल टोपी ठीक है, आपकी अस्मिता है, समाजवादी पार्टी का चिन्ह है, लेकिन शोक का भी एक चिन्ह होता है ना, शोक दिखाई देना चाहिए। जो कहते हैं न्याय हो और होता हुआ दिखाई भी दे, आप शोक में है तो शोक भी दिखना चाहिए। जो प्रतीक यादव के निधन पर शोक अखिलेश यादव का नहीं दिखा। सवाल यह भी आया कि अगर पति बीमार है, पति परेशान है, तो अपर्णा को क्या आसाम जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था, मैं इस बात पर। अपर्णा का वह जाना भी गलत है। और बहुत सारी बातें हैं, अब ये समय लेकिन सही और गलत का नहीं है। राजनीतिज्ञों को या पैसे वाले लोगों को या और लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्या सौतेली पत्नी या सौतेला बेटा अगर रखा है तो उसको कैसे आप संभालेंगे, यह भी जरूर सोच लेना चाहिए। बताऊं आपको कि देवानंद बहुत मशहूर हीरो हैं। वो 3 भाई थे, एक चेतन आनंद, एक देवानंद और तीसरे थे विजय आनंद। चेतन आनंद भी बहुत बड़े डायरेक्टर थे, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई हैं। उनका भी एक फिल्म रणनीति से प्रेम प्रसंग हुआ। अपनी फिल्मों में बाद उन्हीं को हमेशा हीरोइन लेने लगे और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उनको लेके बनाई। हालांकि फिल्म अभिनेत्री जो थी बहुत सुंदर नहीं थी, बाद में उन्होंने उनसे विवाह भी कर लिया और घर में साथ रहने लगी। ये प्रिया राजवंश की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, प्रिया राजवंश की बात कर रहा हूँ। जी जी। बाद में जब चेतन आनंद का निधन हो गया तो भी उसी घर में रहती थी। चेतन आनंद के लड़कों ने उनकी हत्या कर दी थी, जेल चले गए थे। वो भी ठीक नहीं था भाई। आप किसी से असहमत हो सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, हत्या तो नहीं कर सकते ना। अखिलेश यादव भी जो कर रहे थे, एक तो ऑलरेडी प्रतीक यादव का निधन हो चुका था, दूसरी हत्या कर रहे थे, वो ठीक नहीं था। होता ना, मैंने आपको इसीलिए राजा भोज और कालिदास वाला किस्सा सुनाया कि किसी बात को कैसे कहना है, ये कहना भी सीखना चाहिए ना। भाई ज्योतिषी भी वही बात कर रहा था, कालिदास भी वही बात कर रहे थे। और अखिलेश कोई अब लौंडे नहीं रह गए, लेकिन काम उनका लौंडपने वाला ही, तो ये ठीक नहीं है। और कुल मिला के ये कि जो भी राजनीतिक के लोग हैं या जो भी और सर एक मिनट, वो बिजनेस में घाटे वाली जो बात कही वो क्या है, उसके बारे में जरा खोल के बताइए। देखिए, खुल के क्या बताना, रियल एस्टेट में सब लोग जानते हैं कि वहां नंबर 2 का धंधा है, चाहे आप करें, चाहे हम करें, चाहे कोई करे। नंबर 1 में अब कोई रियल एस्टेट का धंधा मोदी की तमाम सख्ती के बावजूद अभी उस पर नहीं आया है। लेकिन आप देखिए ना, सुपर टेक वाले या गोल्फ सिटी वाले या जो इंडस्ट्री वाले हैं, गोल्फ, क्या इन्होंने घपला नहीं किया था? क्या इन्होंने बीमार हो गए, मर गए? बस सुपर टेक तो दिवालिया हो गया, गौर सिटी दिवालिया, गौर वाला दिवालिया हो गया, तमाम सारी चीजें हो गई। जितनी गौर की कॉलोनियां हैं सब तो गौर क्या, जेपी ग्रुप तो दिवालिया हो गया। और ये गौर जो है जेपी का ही लड़का है, जयप्रकाश गौर का ही लड़का है, जो गौर सिटी नाम से नोएडा में चला रहा है, तमाम और कारोबार कर रहा है। तो ये तो दिवालिया बन के सरकारी पैसों को न देना पड़े इसलिए दिवालिया बन के भाग लेते हैं। तो उसी तरह क्या है कि ना मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ सुब्रत राय का। सहारा एयरलाइंस थी, सहारा एयरलाइंस उन्होंने लाइजनिंग प्लेटफॉर्म, देखिए सुब्रत राय ने 2 काम किए थे कि ये अखबार, ये न्यूज चैनल, ये टीवी चैनल और जहाज, ये सब उनके पब्लिसिटी के टूल थे। वो बताना चाहते थे कि देखो मेरे पास जहाज भी है, मेरे पास अखबार भी है, मेरे पास टीवी भी है, देखो मेरे पास अमिताभ बच्चन भी है, देखो मेरे पास मुलायम सिंह यादव भी है, मेरे पास राज बब्बर भी है, मेरे पास फलाने हैं, ढकाने हैं, मैं कहीं भाग कर नहीं जाऊंगा। एक पब्लिक में ट्रस्ट देना चाहते थे और जहाज भी उसी का एक हिस्सा था। लेकिन बाद में उन्होंने देखा जब सब उसका वक्त निकल गया, जहाज की कोई जरूरत नहीं है, तो उन्होंने जहाज इंडिगो को बेचना चाहा और बेच दिया। गोयल से जब उन्होंने सौदा किया तो फिर बाद में अच्छा वो सौदा भी जाहिर है नंबर 1 में कम हुआ, नंबर 2 में ज्यादा हुआ कैश में। बाद में गोयल को लगा कि नहीं हमारे साथ चीटिंग हो रही है, तो उसने कहा नहीं साहब इस पे तो हम नहीं दे पाएंगे। इस तरह से बार बार अपनी, अच्छा सारा नंबर 2 का पैसा सुब्रत राय ले चुके थे। अब उसने कहा नहीं, उन्होंने कहा ठीक है कैंसिल कर दो सौदा। उसने कहा पैसा दो, उनका कैसा पैसा भाई, जो नंबर 1 पे पैसा देंगे उसी की तो आप क्लेम कर सकते हैं, नंबर 2 में दिए पैसे को कैसे आप क्लेम करेंगे?
आप कर भी नहीं सकते। और कहता नहीं दिया, तो उसने फिर किसी माफिया को पकड़ा सुब्रत राय को धमकाने के लिए। सुब्रत राय ने दाऊद को पकड़ लिया। दाऊद से सोचिए, दाऊद था पाकिस्तान में, लेकिन सुब्रत राय ने कोई चेन बनाई और दाऊद ने फिर गोयल को हड़का दिया, तो फिर गोयल चुप हो गया। अच्छा, पैसा देते भी तो नंबर 1 में जो लिया था वही देते ना, नंबर 2 का तो कोई हिसाब किताब होता नहीं है, वो तो आपकी आपसी भरोसे में होता है। तो रियल एस्टेट में भी मान लीजिए प्रतीक का पैसा कोई खा गया, 1 2 3 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं बार बार, कोई एक पांडे है, कोई एक और है, अलग अलग ढंग से लोग हैं, तो उसको कानूनी रूप से तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। अगर नंबर 2 में पैसा दिया तो आप उसका क्लेम नहीं कर सकते, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और फिर उसमें वही है कि दाऊद टाइप लोग आए तो फिर धमकाएं आपको, आप या जैसे भी हो निकालें, ये हो नहीं सकता। तो कारोबार में रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें मुनाफा भी होता है और घाटा भी होता है। शेयर मार्केट भी वही है। तो किसी भी कारोबार में, अब देखिए ना, अभी कल ही किसी बड़े सोना के व्यापारी का मैं इंटरव्यू देख रहा था किसी चैनल पे, वो कह रहा था साहब हम साल भर के लिए सोना अपना तिजोरी में बंद कर देते हैं, कोई व्यापार नहीं करेंगे, मोदी जी ने कह दिया तो देश हित में कहा, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, भले बर्बाद हो जाऊं, नहीं अब सोना नहीं बेचूंगा, ऐसे वो कह रहा था। तो ऐसे भी होता है। अच्छा, वो कहे भी तो क्या कहेगा कि इतना सोना हमारे पास है, सोना तो चुप ही हो जाएगा ना। तो बहुत सारी बिजनेस, तमाम सारी चीजें, तमाम सारे व्यापार हम सभी जानते हैं कि नंबर 2 में होते हैं, उसमें कोई उसका मुआवजा मिलता नहीं है नंबर 2 का। और अगर रियल एस्टेट है तो न होने का सवाल ही नहीं, नंबर 2 तो है ही है, वो पैसा डूब जाता है, बहुतों का डूबा है, 1 2 लोगों का डूबा है। आप अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि फलाने से फलाने की रजिस्ट्री कराई और रजिस्ट्री डूब गई, पैसा ही नहीं मिला, मकान भी नहीं है। ये सब तो होता रहता है। इसका मतलब थोड़ा कि आप जीवन से खेल जाए, आप उसको राजनीतिक बयानबाजी में ले आए, किसी के निधन पर भी। अखिलेश यादव का बयान बहुत ही अभद्र और बहुत ही निंदनीय है जो कल उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस से दिया। नहीं सर, एक चीज और बताइए, एक चीज और बताइए कि भाई अब वो यादव जी तो रहे नहीं, अपर्णा के पति। नहीं इतना सुनिए, उसी मेदांता अस्पताल में एक विधायिका है, कोई जायसवाल, अनुपमा जायसवाल, वो क्या नाम है, कोई राहुल का या किसका झंडा जलाते हुए उनको खुद झुलस गई। वो मेदांता में भर्ती थी, भाजपा की विधायिका है, और अखिलेश यादव उनको देखने गए। उसी मेदांता अस्पताल में प्रतीक यादव भी भर्ती थे। अच्छा, अगर देखने गए भी तो उनकी फोटो भी तो रिलीज करनी चाहिए थी ना कि हम प्रतीक से मिलना है, वो तो नहीं रिलीज किया आपने, वो तो मीडिया को नहीं बताया कि हम प्रतीक से मिलने गए। अब वो कल कह रहे थे कि तारीख नहीं याद है, नहीं कुछ समय पहले हम गए थे, 2 महीने पहले गए थे, प्रतीक से मिले थे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। ये क्या है? अगर आप अनुपमा जायसवाल के जल जाने को देखने जा रहे हैं और पूरी मीडिया में उसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो प्रतीक यादव को भी अगर देखने गए हैं, सचमुच अगर गए नहीं गए वो तो वही जानते होंगे, वो भी तो हाईलाइट करना था ना। मैं अपने सौतेले भाई को भी देखने गया, नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई? और आप बता रहे हैं कारोबार में घाटा, और कानून जो कहेगा, कानून क्या कहेगा भाई आपसे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख के करे कि नहीं हत्या नहीं हुई। सर, एक मेरा सवाल यही है कि जितना भी ये 2 नंबर का संपत्ति बनाई थी मुलायम ने, वो सब प्रतीक को मिली थी। अब उसमें से कितनी 2 नंबर की है, कितनी ऐसे थी, कितनी बेनामी थी, तो अब अपर्णा को क्या मिलेगा? जो भी प्रतीक क्या है वो अपर्णा को मिलेगा, तो कानून तो यही कहता है, लीगली जो कुछ है। और ऐसा नहीं है कि सारी संपत्ति उन्होंने प्रतीक को दे दी है। प्रतीक को तो एक 5% भी नहीं दिया, जान लीजिए। प्रतीक को 5% भी नहीं दिया। अगर लालू यादव अरबपति हैं तो मुलायम सिंह यादव खरबपति थे। आप याद कीजिए, मनमोहन सिंह राज में जब वामपंथियों ने मनमोहन सरकार से समर्थन, अमेरिका से समझौते पर समर्थन वापस लिया था, तो अमर सिंह और मुलायम सिंह दौड़ कर गए थे कि सरकार बचाइए, हम समर्थन देंगे। उनके खिलाफ कांग्रेस ने ही सीबीआई जांच करवा रखी थी, उनकी आय से अधिक संपत्तियों की जांच, और घुटने टेके रहे जब तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो फिर नरेंद्र मोदी को भी घुटने टेक गए, उनके आगे भी, और लगातार घुटने टेके रहे। तो अपने को जेल, लालू यादव बोल बोल के जेल चले गए, वो भी चुप रहते तो नहीं जाते। मुलायम कहाँ बोलते थे? अखिलेश में कितना बोलते हैं। अखिलेश को अभी देखिए ना कि मोदी ने सिर्फ इतना सा कह दिया कि हाँ मैं धर्मेंद्र यादव जी सही कह रहे हैं, मैं अति पिछड़ी जात से आता हूँ,
अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, मदद करते रहते हो। कितना खुश हुए थे धर्मेंद्र, अखिलेश और डिम्पल, आप देखिए ना, क्योंकि मुकदमा तो लंबित नहीं है ना। विक्रमादित्य मार्ग में कह रहा हूँ ना कि 1.5-2 किलोमीटर का है, सड़क के दोनों तरफ सारी मुलायम की संपत्तियां हैं। राजभवन जो अब जनभवन हो गया है लखनऊ में, उससे ठीक सामने अरबों रुपए की एक बिल्डिंग खड़ी है, वो डिम्पल यादव के नाम है। ठीक है, इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो जो विक्रमादित्य मार्ग को उन्होंने सफाई पूरा बना दिया। ठीक है, उसमें एक सब रजिस्ट्रार थे, हमारे मित्र थे, बाद में वो एडिशनल रजिस्ट्रार होके जो कहते हैं ना रिटायर हुए। वो एक किस्सा बताते हैं, दोनों वहाँ सब रजिस्ट्रार थे लखनऊ में। अब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, एक दिन रात में उनके घर से उनको बुला लिया गया विक्रमादित्य मार्ग पर। हजरतगंज में देखा होगा आपने, एक मेफेयर टाकीज था कैथेड्रल स्कूल के सामने, कैथेड्रल चर्च के सामने। बहुत बड़ा मेफेयर टाकीज हुआ करता था, बड़ा शान शौकत वाला था, एलिट क्लास उसमें जाता था सिनेमा देखने। उसमें क्वालिटी रेस्टोरेंट भी एक हुआ करता था। एक सिंधी व्यापारी का वो, उस सिंधी व्यापारी का विक्रमादित्य मार्ग पर भी घर था। घर क्या, बंगला था, बड़ा सा, बहुत बड़ा बंगला था। तो इनको बुलाया गया कि वहाँ रजिस्ट्री, सोचिए आधी रात में बुलाया गया कि रजिस्ट्री कर दीजिए। सब रजिस्ट्रार को बुलाया गया, मुलायम के गाड़ी सहित भेजा गया, उनको बुला लिया गया कि हाँ दस्तखत कीजिए, करिए करिए। तो किस्सा बताते हैं कि जब मैं वहाँ गया तो जाड़े का दिन था, और वो जो सिंधी व्यापारी था पत्ते की तरह कांप रहा था। अब मुलायम सिंह अपने दल बल के साथ वहाँ बैठे थे कि यहाँ दस्तखत करो, वहाँ दस्तखत करो। अब कह रहे मारे भय के पत्ते की तरह कांप रहा था, जहां जहां कह रहे थे कर रहा था दस्तखत। अंत में उसकी लड़की एक थी, वो उठी और उसने कहा कि देखिए आप लोग सर्किल रेट का भी पैसा नहीं दे रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। और वो बिल्कुल गुस्सा हो गए, मतलब सारे दल बल के बावजूद, उनके गुंडे थे, उनकी पुलिस थे, सब कुछ था। तो वो अपनी कुर्सी से खड़ी, उसने कहा कि आप जो इस बगले का जो सर्किल रेट है, आप जानते हैं कि सर्किल रेट से 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना हर घर का दाम होता है। सर्किल रेट तो सरकार को चुतियां बनाने के लिए, स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए होता है। और सर्किल रेट का जैसे 1 रुपये का मान लिए जमीन है तो 10 रुपये 100 रुपये में भी जा सकती थी। और विक्रमादित्य मार्ग की जमीन है, बाप रे बाप, वो तो मतलब बहुत ही हजरतगंज से भी ज्यादा महंगी है। तो वो लड़की उठ के खड़ी हुई कि आप लोग सर्किल रेट भी नहीं दे रहे हमें, ये ठीक बात नहीं। तो उनके गुंडे खड़े हुए, ये क्या है, चुप रहो चुप रहो। मुलायम सिंह ने कहा नहीं नहीं ठीक है, लड़की ठीक कर रही है, बैठो। उसने लड़की से कहा बैठो बिटिया बैठो, और फिर कहा कि जाओ जितना पैसा हो उसमें बनता सर्किल रेट से ले आओ। तो फिर गोयल नेहरू वहाँ फिर अच्छा कैश में पैसे दे रहे थे, और जो भी उत्साह था सर्किल रेट का अलग पैसे दे रहे थे। तो उसने कहा कैश नहीं, आप हमें ऐसे दीजिए। तो ड्राफ्ट मतलब देखिए क्या होता ना कि जब नोटबंदी हुई थी ना, तो बहुत सारी पब्लिक बैंकों के आगे लाइन लगाई हुई थी, लेकिन बैंक मैनेजर सहारा में लाइन लगाए हुए थे, जानते हैं क्यों? और सुब्रत राय तय करते थे किस बैंक को कितना पैसा देना है और लेना है। बैंक मैनेजर्स लाइन लगाए थे सहारा शहर के अंदर, इसलिए को कमीशन ज्यादा दे रहा था। और जो 4,000 रुपये मोदी ने बेवकूफ़ी की थी ना कि 4,000 रुपये आप फॉर्म भर के कैश ले सकते हैं, नोट बदल सकते हैं, उसी का लाभ उठाया। तो कह रहा हूँ लाइन, लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी सहारा में बैंक मैनेजरों की, और पब्लिक की उसमें बेवकूफ़ बनाने के लिए राहुल गांधी भी जाके लाइन में खड़ा हो गया था, नरेंद्र मोदी की माँ भी खड़ी हो गई थी बैंकों की लाइन में। तो कई बार होता है ना कि चीज़ें तय होती हैं सर्किल रेट से। अभी देखिए ना, जब सड़क बनती है कहीं, पुल बनता है कहीं, कुछ और बनता है कहीं, तो जो जमीन लेती है सरकार ना, तो पहले बहुत विरोध होता था, सब लोग विरोध करते थे कि नहीं देंगे नहीं देंगे। अब कोई विरोध कहीं करता है, जानते हैं आप क्यों नहीं करता है? इसलिए जो सर्किल रेट की जो होता है ना, उसका 4 गुना 6 गुना सरकार देती है, सरकार ही दे देती है 4 गुना 6 गुना। जो सर्किल रेट जो भी वहाँ होता है, 1 रुपये का हो, 4 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, लाख रुपये का हो, तो सर्किल रेट से 6 गुना 4 गुना जो भी मुआवजा होता है। तो लोग चाहते हैं कि हमारी जमीन चली जाए, सड़क में हमारी जमीन चली जाए। मैं बताऊं कि हमारा गांव गोरखपुर में है, हमारे गांव से गोरखपुर बनारस 4 लेन सड़क बनी है। तो सड़क पे हमारे खेत तो थे, एक आबादी की भी जमीन थी, घर था हमारा, एक घर अंदर था बड़ा सा, एक बंगला टाइप का जो होता है ना, बैठका टाइप, वो सड़क के किनारे था, वो भी आ रहा था। तो हमसे एक बार मैं गया तो गांव वाले हमसे मिलने आए और कहने लगे कि बाबू ये जो जमीन है आपकी अगर जाती है तो जाने दिए, रोकिएगा नहीं, अगर रोकिएगा तो फिर सड़क कहीं और से चली जाएगी और हम लोगों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हमने पूछा कैसे नुकसान हो जाएगा? सबकी जमीनें जब नहीं आएंगी तो मुआवजा नहीं मिलेगा, मुआवजा ऐसे मिलेगा और आपको भी मिलेगा, तो आप बाबू रुकिएगा नहीं। ऐसे मतलब
लोग 5-7 लोग मिलने आए। तो हमने कहा नहीं, किसी का नुकसान नहीं होगा, पैसा हमें मिल रहा है तो हम क्यों रोकेंगे। अच्छा, वो हमारी प्राइम की जमीन थी, जैसे है ना कारगिल के पटदारी के झगड़े की भी जमीन थी। तो जैसे कारगिल होता है ना, कारगिल जैसे स्वाभिमान का विषय था, वो जमीन भी हमारे लिए स्वाभिमान का विषय थी। तो लोग सोच रहे थे कहीं रुकवा न दे। तो उसी तरह से यहाँ था विक्रमादित्य मार्ग पर, वो पैसे चाहती थी बाजार दर से मिले, वो लड़की चाहती थी, मेफेयर वाले जो सिंधी व्यापारी थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता ना, सिंधी व्यापारी कर दिया, सब लोग समझ जाएंगे। लेकिन इसी तरह से पता चला कि बारी बारी सारे बंगले मुलायम सिंह ने अपने परिवारीजनों के नाम रजिस्टर करा दिए, सारे, कोई शिवपाल के नाम, कोई शिवपाल की पत्नी के नाम, कोई शिवपाल के बेटे के नाम, कोई रामगोपाल के नाम, कोई रामगोपाल के बेटे के नाम, कोई बहू के नाम, पूरा विक्रमादित्य। ये योगी सरकार क्यों नहीं इसकी जांच कराती, या कोई सरकार या मोदी सरकार, क्योंकि घुटने टेके हुए। और जो कहते हैं कुत्ता कुत्ते का मांस नहीं खाता, सब सरकारें या सब अफसर एक दूसरे को बचाते फिरते। और ये मतलब विक्रमादित्य मार्ग पर लाइन से यादव की नाम लिखे हुए हैं, ये भी नहीं कि चुपचाप हो। मुलायम सिंह यादव का नाम आज भी एक घर पे लिखा हुआ है बड़ा सा। और विक्रमादित्य मुख्यमंत्री न रहने पर भी विक्रमादित्य मार्ग के एक सरकारी घर में वहां रहते थे मुलायम सिंह यादव। और मैं गया उस घर में, राजे रजवाड़े क्या रहेंगे, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव उस घर में रहते, 2 बंगलों को मिला के एक बंगला बना दिया था। उसी के बगल में ही अखिलेश यादव थे, जहां से उन्होंने टूटी और टाइट चुराई थी। उसी के बगल में सपा का कार्यालय भी है, जो 1 रुपये लीज पर है। सोचिए, 1 रुपये लीज सालाना, सपा का कार्यालय, बड़ा सा बंगला है, मुलायम सिंह यादव ने कर लिया था अलॉट 1 रुपये लीज पर। और सारा मेंटेनेंस सरकार का है, एक एक चीज का मेंटेनेंस सरकारी। जो अखिलेश यादव कहता था ना, टाइल हमने लगाया, टोटी हमने लगाई, इसने हम ले गए, सच ये नहीं था। सच ये था कि मैं भी सरकारी घर में रहता रहा हूं, आप आए हैं उस घर में, डालीबाग में, एक एक सामान सरकार लगाती, हम कुछ नहीं लगाते। तो अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री रहे थे, मुख्यमंत्री रहते हुए अपने रहने के लिए बंगला तैयार कराया था, तो अपना पैसा कहां से लगाया भाई। सच ये था कि अखिलेश यादव ने नंबर 2 के पैसे वहां अपनी जमीन के नीचे छुपा रखे थे, उसको निकालना था तो टाइल उखड़वाई, और टाइल को कवर अप करने के लिए उन्होंने टोटी भी उखाड़ ली। टाइल निकालने के बाद कहीं लगती है, जरा हमें बताइए आप। टाइल अगर किसी मकान से आप उखाड़ दें तो कहीं और लग सकती है, चाहे कितनी महंगी टाइल हो, दोबारा तो नहीं लगती टाइल। तुरंत अगर उखाड़ के फिर से आप लगा दें तो ठीक है, लेकिन साल भर बाद, 2 साल बाद वो टाइल किसी काम की नहीं रहती। वो कह रहे अच्छा, अखिलेश यादव बुद्धि नहीं थी, वो चाहते तो किसी ठेकेदार से, इनके इतने उपकृत ठेकेदार थे, किसी से कह देते भैया कोई टाइल लाके यहाँ घर में लगवा दो। वो तो सारा कैश उन्होंने निकलवाया था ना, टाइल खोद के सब नीचे रखा था। छापा जानते थे, छापा पड़ सकता है तो टाइल। ऐसे तमाम लोगों को मैं जानता हूँ जो जमीन के नीचे पैसे रखते हैं, आज भी रखते हैं। गाँव में भी पहले लोग रखते थे, अब शहरों में भी लोग रखते हैं कि छापा डालते रहिए, अब तो जमीन में है, पता लो ऊपर खेती बाड़ी हो रही है, गमले रखे हुए हैं, फसल खड़ी है और जमीन में पैसा रखा हुआ है। अभी एक फिल्म आई थी, उसमें भी ये चीजें थी, गन्ने के खेत के नीचे रखी हुई थी, और गन्ने का खेत कभी बदलता नहीं था। क्या नाम थी उस फिल्म का, नाम भूल रहा हूँ मैं, जो छापे वहाँ पर रेड करके थी, रेड टू जिसमें अजय देवगन था, उसमें भी ये खेल था। सारा में ये खेल था, आप क्या कहें आप, सारा में जमीनों में पैसे रखे जाते थे, बक्से में डाल के तमाम। तो मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश ने भी रखा था। तो कह रहा हूँ विक्रमादित्य वाले मार्ग पे अखिलेश के घर में तो नहीं गया हूँ, मुलायम के घर में मैं कई बार गया हूँ, और देखा कि क्या राशि ठाट बाट था उनका। 2 बंगलों को मिला के एक बंगला, सब जाहिर सरकारी खर्चे पे बना हुआ था, नए ढंग से बना हुआ था, और सब कुछ सफेद, कुछ और नहीं, चाहे दीवार हो, फर्श हो, सोफा हो, पर्दा हो, सब सफेद, कुछ भी। और कोई छोटा मोटा बंगला थोड़ा था। मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ रजवाड़ों के महलों में भी गया हूँ, वो भी नहीं इस तरह से रहते पाया उनको रजवाड़ों में। छोड़िए, सुब्रत राय भी कोई क्या राजा से कम थे क्या, वो भी नहीं उस तरह से रहते थे जिस तरह से मुलायम सिंह यादव रहते थे। तो जाहिर सब सरकारी खर्च पे था, तो सरकारी खर्च पे कुछ भी कर लीजिए। तो विक्रमादित्य मार्ग पर अभी भी यही कर रहा हूँ, लाइन से उनका पूरा सैफई गांव बसा हुआ है विक्रमादित्य मार्ग पर, जाके देख लीजिए। कोई सरकार क्यों नहीं जांच कराती है कि कहाँ से इतना पैसा आया। छोड़िए, लोग स्विस बैंकों में पैसा जमा करते हैं ना, तमाम विदेशी बैंकों में। मुलायम सिंह की बहू जो है डिम्पल यादव, जो कह रहा हूँ, राजभवन के सामने जो बिल्डिंग है उसमें वो इंटरनेशनल बैंक खुला हुआ है, उनके घर में
विदेशी बैंक खुला हुआ है, उनको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। और करोड़ों रुपए महीने का किराया आता है भाई, थोड़ा लाख रुपए का किराया नहीं हुआ। तो ये सब चीजें हैं। देखिए राजनीति में सब, अभी हमने जब लिखा था लोगों का दिग्विजय सिंह पे आपने नहीं लिखा, हमने कहा दिग्विजय सिंह क्या, संतान की समस्या नहीं है वहां। उन्होंने अमृता राय ने कह दिया कि भाई हमें संपत्ति से भी कुछ लेना देना नहीं, इसलिए उनके परिवार में उसका विरोध भी नहीं है। अच्छा, वो संतान की स्थिति में भी नहीं है और चाहते भी नहीं है, जो भी है। और मेरी जानकारी है कि भाजपा में भी, कांग्रेस में भी, सपा में भी नेता वृद्ध हो गए हैं, औरतें रखे हुए हैं, क्या कर लेंगे आप? वृद्ध हो गए हैं, 70 80 साल के हो गए हैं, एक नहीं, दो नहीं, 4 स्त्रियां हैं, 6 स्त्रियां हैं। स्त्रियां बदलते रहते हैं। निधन हो गया प्रतीक का, प्रतीक के पास क्या कम स्त्रियां थी, खाली अपर्णा थी क्या? या अखिलेश के पास खाली डिम्पल है क्या? अखिलेश तो महिला पत्रकारों को फ्लैट दे देते हैं गिफ्ट में। क्यों दे देते हैं भाई, किस लिए देते हैं? राजेश खन्ना जब बहुत बड़े स्टार थे, सुपरस्टार थे, तो अपनी मासूकाओं को बंबई में बंगला गिफ्ट कर देते थे। जैसे अंजुम मंजू को एक बड़ा सा बंगला गिफ्ट कर दिया था उन्होंने, ऐसे और तमाम अपनी महिलाओं को उन्होंने गिफ्ट किया। यही कहा मेरे राजनेता। अच्छा, वो तो पैसा कमाते थे, तो फिल्म वाले ये कहाँ से पैसा कमाते हैं? अभी आज ही खबर आई है ना, भाजपा के किसी नेता ने राहुल गांधी पे आरोप कि साहब इतनी यात्राएं की हैं और इनकी 11 करोड़ की कुल कमाई है इतने सालों में, और 60-65 करोड़ रुपये खर्च किया यात्रा में। कहाँ से आया? 54 विदेश यात्राएं हैं या कुछ ऐसा ही है समथिंग, और 60 करोड़ रुपए विदेश यात्रा पे खर्च हुए खाली टिकट पर। तो कहाँ से पैसा आया है कोई बताने वाला? नेशनल हेराल्ड केस या रॉबर्ट वाड्रा का जमीन वाला घोटाला, कुछ कर रही है मोदी सरकार? कुछ नहीं कर रही, सिर्फ एक दहशत और वहशत है, बस कोई कार्रवाई नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस तो क्लियर कट बदमाशी है जी। क्यों सरकार उस पर कार्रवाई करती, क्यों नहीं कुछ जेल होती? तो सर आज की चर्चा को, आज हम लोग को बात करते हुए 1 घंटा 7 मिनट हो चुका है। अब इस चर्चा को आज कंक्लूड कर दीजिए अंतिम 2 मिनट में। देखिए, प्रतीक यादव हमारा विषय है और प्रतीक यादव के लिए इसमें शोक का समय होना चाहिए, उनकी निंदा का विषय नहीं है। बाकी कमियां, अच्छाइयां, बुराइयां सब में होती हैं, हम में भी है, आप में भी है, किसमें नहीं है, किसमें कमी नहीं है। और एक बशीर बद्र का शेर है ना कि चाबुक देखते ही झुककर सलाम करते हैं, शेर हम भी हैं, सर्कस में काम करते हैं। तो प्रतीक यादव भी इसी सर्कस का हिस्सा था, चला गया, दुखद है। और अफसोस ही जताया जा सकता है, दुख ही जताया जा सकता था। अपर्णा, देखिए कोई कहा ना कि अब विधवा होने से ज्यादा बड़ा दुख किसी स्त्री का होता नहीं, चाहे जैसी भी कोई भी स्त्री हो। तो अपर्णा और प्रतीक दोनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, प्रतीक के लिए मेरी श्रद्धांजलि है। और तो सर आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बात करें कि कोई और राजनेता प्रतीक जैसे लोग न खड़े करे, प्रतीक जैसी स्थितियां न किसी बच्चे के लिए लाए, ये बहुत जरूरी है। या कोई राजनेता हो, कोई अफसर हो, अफसरों में भी लखनऊ में बहुत सारे अफसर भी ये काम किए हुए हैं, लेकिन कोई प्रतीक की दुर्दशा को न प्राप्त हो कि कोई इतना दुर्भाग्य, इतना अरबों का पैसा होने के बाद भी, अरबों रुपए होने के बाद भी इतना दुर्भाग्यशाली कोई ना हो। पैसा थोड़ा कम रहे, इन सम्मान तो जरूर है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।